चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज जो है हम लोग जो मैथमेटिशियंस हैं उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। जितने भी अपन भारत के जो गणितज्ञ, हमारे सिलेबस में 5 गणितज्ञ का नाम दिया गया है, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, भास्कराचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है, तो इन पांचों के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। और देखो, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बहुत नहीं पूछता है। क्या चीज पूछता है तो ये पूछा जाता है, पहली बात किस किसका का परिचय पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2 नंबर का रहा तो वो कहाँ पे जन्म हुए, इस टाइप वाला कुछ का ना, ऐसा नहीं सबका, क्योंकि सबको खुद उनके पास भी डाटा नहीं है। ठीक है, नेट में भी जाके खोजोगे तो आपको डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो जो मैं बताऊंगा उतना को एटलीस्ट याद रखिएगा। जितना इस स्लाइड में है उतना आपको पक्का याद रखना है और यहीं से ही आएगा, इससे अतिरिक्त नहीं आएगा। तो इतना आपको याद करके चलना है। ठीक है, देखो पूछा क्या जाएगा, तो हमारे सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि गणितज्ञों का गणित के क्षेत्र में योगदान, मतलब ये दुनियादारी और क्या क्या किए उसको अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को बस इतना जानना है कि इन्होंने जो गणितज्ञ है, जैसे वराह मिहिर है तो वो खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, तो उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है तो उसको अपने को लेना देना नहीं है। अपने को बस लेना देना है किससे, कि इन्होंने गणित के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया। तो जो हमारे 5 मैथमेटिशियंस है उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है और याद करते चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग भारत के महान गणितज्ञ, एक ऐतिहासिक यात्रा, ऐसे टाइटल नाम दिए रहता हूँ। ठीक है, प्राचीन काल से ही आधुनिक युग तक की गणितीय विरासत और उन्हें याद रखने के कुछ ट्रिक भी हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, गणित का स्वर्णिम कालक्रम अगर देखा जाए तो व्हाइट कलर ही ठीक रहेगा। ठीक है, 476 ईस्वी में पैदा हुए थे आर्यभट्ट। ठीक है, 476 ईस्वी में पैदा हुए थे आर्यभट्ट। फिर 499 में पैदा हुए गुप्त काल में ना। ठीक है, कौन आ गए आपका, वराह मिहिर, ये भी गुप्त कालीन थे। ठीक है, ये भी हमारे गुप्त काल के ही थे। फिर 500, ये क्या हो गया, 598 में आए हमारे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, 598 में आए ब्रह्मगुप्त। फिर उसके बाद आते हैं 1114, ये डेट भी याद रखते चलना, थोड़ा सा आंसर लिखने में काम आएगा। ठीक है, 1114 में फिर भास्कराचार्य आते हैं। और उसके बाद 1889, ठीक है, 1889 में कौन आते हैं आपके, श्री रामानुजन आचार्य। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन आचार्य, ये आते हैं आपका 1889 में। ठीक है, तो याद रखना कितना, 476 आर्यभट्ट, सबसे पहले आर्यभट्ट 476, फिर 499 वराह मिहिर, फिर 498 ब्रह्मगुप्त। ऐसे हिंदी में समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका 478, ये है आपका 499, ये है आपका 598। ठीक है, ये है आपका 1114 भास्कराचार्य, और ये है आपके 1889। ठीक है, 1889 में आते हैं आपके श्रीनिवास रामानुजाचार्य। ठीक, अब एक एक करके इन गणितज्ञों का, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, कब हुआ था वो याद कर लिए, कहाँ हुआ था, उनके मम्मी पापा के क्या नाम है, जो जो बताऊंगा उतना कहीं याद रखना है, और सबकी किताबों का नाम याद रखना है, और उनके गणित के क्षेत्र में योगदान, बस इतना ही अपने को याद रखना है और यही ही पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। अब देखो, थोड़ा सा इमेज लगा दिया हूँ अच्छे से याद हो जाए करके। ठीक, तो ये कौन है, हमारे आर्यभट्ट। ठीक है, प्राचीन भारत के प्रथम वैज्ञानिक ही थे ना, गणितज्ञ तो थे ही, साथ में क्या थे, वैज्ञानिक थे। ठीक, अलग अलग इन्होंने खोज किया। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे। इनका अगर जीवन परिचय देखें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 476 में। ठीक है, कब हुआ था, 476 ईस्वी। ठीक, 476 ईस्वी, और वो काल कौन सा था, तो वो गुप्त काल था। ठीक है, 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और काल था गुप्त काल। और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र कहाँ है आपका, पाटलिपुत्र कहाँ है, पाटलिपुत्र पटना। ठीक है, वर्तमान का पटना। तो यही उनका जन्म हुआ था, किनका, आर्यभट्ट का। और इनकी मृत्यु हो गई थी 550 ईस्वी में। ठीक है, 550 ईस्वी में। तो लगभग 75 साल इनका जीवन काल रहा। ठीक है, लगभग
75 साल इनका जीवन काल रहा। ठीक है, तो ये 476 में इनका जन्म हुआ और 550 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके जो पिताजी का नाम था, इनके पिताजी का नाम क्या था? बंडू बाबू अठावले। क्या नाम था? बंडू बापू अठावले। और माता का नाम था हंसाबाई अठावले। ये एक्चुअल में एक बार एग्जाम में पूछ दिया था इनके मम्मी पापा का नाम। ठीक है, इसलिए मैं उसको लिख दिया हूं। ठीक है, तो बंडू बाबू अठावले और हंसाबाई अठावले, ये किनके माता का नाम था? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनकी रचनाएं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी 2 रचनाएं, इनकी किन्हीं एक रचनाओं का नाम बताओ करके, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट की जो किताब का नाम क्या था? एक किताब का नाम था सूर्य सिद्धांतम। ठीक है, एक किताब का नाम था सूर्य सिद्धांतम, दूसरा है आर्यभट्ट सिद्धांतम और तीसरा है आर्यभट्टियम। ठीक है, तो ये 3 याद रखिएगा, 2 सिद्धांत से याद रखिएगा, सूर्य सिद्धांतम और आर्यभट्ट सिद्धांतम। ठीक है, सूर्य सिद्धांतम, आर्यभट्ट सिद्धांतम, और एक क्या है आपका? आर्यभट्टियम। ठीक है, याद हो गया, 2 तो उनके नाम से ही है, आर्यभट्ट सिद्धांत। ठीक है, आर्यभट्ट दी है तो आर्यभट्ट सिद्धांत और आर्यभट्टियम, और एक याद रखना सूर्य सिद्धांत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही है आपको, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम और आर्यभट्ट सिद्धांत। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 476 ईस्वी में। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। कौन से काल था? कौन सा काल था? गुप्त काल था। ठीक है, इनके माता का नाम क्या था? हंसाबाई अठावले। इनके पिता का नाम क्या था? बंडू बाबू अठावले। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 550 ईस्वी में। लगभग इन्होंने 75 साल जीवन जिया था। अब देखो, ये तो हो गए उनका थोड़ा सा परिचय। ठीक है, रचना याद हो गई, रचना याद करके चलिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनका गणित के क्षेत्र में योगदान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका क्या देखेंगे हम लोग? गणित के क्षेत्र में योगदान। ठीक, इनका हम लोग गणित के क्षेत्र में देखते हैं योगदान। देखो, तो इन्होंने गणित के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिए हैं ये अपन देखते हैं। तो ये बढ़िया से चित्र को देखना, समझ आती, याद करने के लिए ये सब चीज को मैं रखा हूं। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको 0 दिख रहा है, 0, फिर दूसरा याद रखना पाई, तीसरा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मतलब त्रिकोण, इससे आपको याद आते चलेगा। ठीक, ये याद रखना श्रृंग अर्थ, ऐसा करके बच्चों में साइन का वो है ना, साइन बोलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा वाला साइन। ठीक, ये और ये क्या है आपका? एबेकस। तो ये 4-5 चीजें याद रखना, उन 5 चीजों से इनके जो योगदान है उसको याद रखना। देखो, तो इन्होंने किन किन क्षेत्रों पे योगदान दिया है? तो शून्य, पाई और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की नींव रखी है, लेकिन शून्य की खोज इन्होंने नहीं किया है ना, ऐसा नहीं कि शून्य है तो शून्य की खोज इन्होंने किया है करके छाप दोगे, उससे रिलेटेड मैं कुछ याद कराऊंगा। तो ये याद रखिएगा, इन्होंने बताया है आपका स्थानीय मान प्रणाली। ठीक है, एक याद रखना, 0 से याद रखना स्थानीय मान प्रणाली। तो 10 के घात के रूप में एक स्थान धारक के रूप में शून्य का प्रयोग। ठीक है, शून्य का प्रयोग बताया इन्होंने। ठीक है, शून्य का प्रयोग कहां पे किया? और स्थानीय मान प्रणाली में। स्थानीय मान प्रणाली में 10 के घात के रूप में एक स्थान धारक के रूप में शून्य का प्रयोग। याद हो गया? 10 के घात के रूप में एक स्थान धारक के रूप में प्रयोग किन्होंने बताया था? तो ये बताया था आपका आर्यभट्ट ने। ठीक है, याद हो गया? ऐसे याद करते चलना। शून्य, 5 चीजें दिख रही होगी आपको, शून्य दिख रहा होगा, ठीक है, पाई दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है और एक एबेकस दिख रहा है। 5 चीज दिख रहा है किसके में? आर्यभट्ट के में। क्या क्या चीजें दिख रही है आपको? एक शून्य दिख रहा है, पाई दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है और एक दिख रहा है एबेकस। ठीक है, इन चीजों से आपको याद रखते चलना है। पहला, शून्य से क्या याद रखना है? स्थानीय मान प्रणाली। शून्य से क्या रखना है आपका? स्थानीय मान प्रणाली। ठीक है, स्थानीय मान प्रणाली। अब स्थानीय मान प्रणाली में क्या बताया उन्होंने? तो 10 के घात के रूप में शून्य एक स्थान धारक के रूप में प्रयोग। ठीक है, एक 10 के घात, जैसे अब कैसे लिखते हैं आप? जैसे लिखता हूं मैं, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। जैसे 10 का घात 2 लिखा, ठीक है, ये तो घात है, तो इसमें एक शून्य धारक आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? एक 0 आया और एक और 0 आ गया, तो इस शून्य का प्रयोग बता रहे हैं स्थानीय मान प्रणाली। तो 10 के घात के रूप में एक स्थान धारक के रूप में शून्य का प्रयोग। वैसे ही 10 का घात 3 लिख दिया तो क्या हो जाएगा? 1 2 3।
वैसे ही 10 का घात क्या लिख दिया मैंने, 4, 1 2 3 4, इस तरीके से। ठीक है, तो ये किन्होंने बताया, ये बताया है आपका आर्यभट्ट ने। तो स्थानीय मान प्रणाली, ठीक है, 10 के घात के रूप में एक स्थान धारक के रूप में शून्य का प्रयोग। दूसरा याद रखना, दूसरा क्या याद रखना है आपको, पाई का मान। ठीक है, पाई का मान, ठीक है, शून्य का प्रयोग मतलब स्थानीय मान प्रणाली में। ठीक है, स्थानीय मान प्रणाली। फिर दूसरा याद रखना आप पाई। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना, पाई का मान। तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या के रूप में, ठीक है, पाई का जो मान है ये क्या बताया है, 3.1416, 3.1416, ठीक है, 3.1416, जो 5 अंकों तक एकदम सटीक है। पाई का मान क्या लिखते हैं हम लोग, पाई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, 22/7, 22/7। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है, ठीक है, 22/7, ठीक है, तो 7 दिया 21, ये कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक, अगर पॉइंट लगा दूं तो 1 टाइम जाएगा, ये क्या बच जाएगा आपका 3, फिर क्या आ जाएगा 7, ये 0 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, 2 बचेगा। ठीक, तो फिर उसके बाद 2 बार जाएगा ये, सॉरी 1, ठीक, सॉरी फिर ही 1 लिख दिया, 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ। ठीक है, 7 दूनी 14, 6, फिर उसके बाद कितना जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, इस तरीके से। लेकिन इन्होंने क्या बताया है, उसका वैल्यू ये बताया है, आपको याद रखना है, जो लगभग दशमलव के 5 अंक तक, सॉरी जो 5 अंकों तक लगभग सटीक है। ठीक, ये 22/7 होता है, आपको पता है, थोड़ा सा एकदम, अब वो ऐसे कैलकुलेट करके नहीं बताया ना वो कि उसका 22/7 होता है, उन्होंने अपने अनुमान से, अपने जो ज्ञान थे उससे उन्होंने बता दिया था कि 3.1416 होता है, 3.1416 होता है ये पाई का मान। किन्होंने बताया था, तो आर्यभट्ट ने। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो ट्रिगोनमेट्री, ये क्या है आपका ट्रिगोन, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें क्षेत्रमिति, त्रिकोण का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये होता है। इस फॉर्मूले को आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था। क्या बताया था, तो क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति का क्षेत्रफल, देखो क्या बताया था, जो त्रिकोण का जो क्षेत्रफल है, मतलब त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे का परिणामी होता है। यही बोला ना, लंब के साथ, जैसे ये, अगर ये मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, व्हाइट कलर कर लेता हूँ इसको, अगर मैं क्या ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल ले लिया, तो ये क्या हो गया उसका, ये हो गया बेस और ये हो गया उसकी हाइट। तो इन्होंने क्या बोला, लंब, लंब को ही हम लोग हाइट को ही एस से डिनोट कर रहा हूं, लंब के साथ भुजा के आधे का परिणामी, ठीक है, ये लंब है और ये उसकी भुजा है। तो इन्होंने क्या बताया, लंब के साथ, ठीक है, लंब के साथ भुजा, भुजा मतलब बी, बी का आधा का परिणामी, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको किन्होंने बता दिया था, क्षेत्रमिति के क्षेत्र में भी योगदान दिया था, आर्यभट्ट ने ये बता दिया था। ठीक है, तो याद रहेगा, स्थानीय मान के रूप में, स्थानीय मान प्रणाली में क्या बताया कि 10 के घात के रूप में शून्य का एक स्थान धारक के रूप में प्रयोग। ठीक है, एक स्थान धारक के रूप में प्रयोग। दूसरा, पाई का मान क्या बताया, पाई का मान बताया था 3.1416, जो 5 अंक तक क्या था, एकदम सटीक था। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री या त्रिभुज में, त्रिभुज में क्या बताया उन्होंने, त्रिभुज में, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति के क्षेत्र में इन्होंने क्या बताया कि त्रिभुज के लंब के साथ त्रिभुज के आधार का आधा उसका परिणामी होता है, मतलब उसका जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके क्या बोलते हैं, लंब के साथ आधार या भुजा बोल दो, आधार या भुजा के परिणाम, आधार या भुजा के आधे का परिणामी होता है। ठीक है, या सीधा सीधा जो जानते हो सामान्य शब्दों में लिख देना। ठीक, तो ये याद हो जाएगा, याद हो गया होगा। ठीक है, यहां तक 0, पाई
और ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन का नामकरण, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धज्या। क्या बोलते हैं साइंस को हिंदी में, अर्धज्या, ठीक है, अर्धज्या किया। तो साइन का क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री में साइंस का नामकरण क्या बोले उसको, अर्धज्या। किन्हीं के द्वारा किया गया था, तो आर्यभट्ट के द्वारा किया था, ठीक है। अब उसके बाद देखो दशमलव प्रणाली का विकास और 11 तक के शून्य संख्याओं को बोलने की नई पद्धति बताई थी, ठीक है। तो दशमलव प्रणाली का विकास, ठीक है, जो हम लोग दशमलव को भिन्न संख्या में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो दशमलव प्रणाली का विकास और 11 तक के शून्य संख्याओं, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं 11 तक के शून्य संख्याओं, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं 10, ये क्या हो गया 100, इसको क्या बोलते हैं 1000, इसको क्या बोलेंगे 10,000। तो ऐसे ही इन्होंने 10 के घात 11 तक, 10 10 10 10 के घात 11 तक एक बोलने की, उसको बोलने के लिए, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे करके पढ़ते हैं ना, उसको बोलने का एक नई पद्धति बताई थी। तो ये किसके द्वारा बताया गया था, तो ये भी बताया गया है आपके आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। याद हो गया, तो बस आंख बंद करो और 5 चीजें याद रखना है। एक शून्य दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, एक शून्य दिख रहा है, एक पाई दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, और एक आपको साइन दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, एबेकस दिख रहा है। तो एबेकस में, अब एबेकस से याद रखना कि 11 तक के शून्य संख्याओं को बोलने की नई पद्धति, दशमलव प्रणाली का विकास और 11 तक के शून्य संख्याओं को बोलने की नई पद्धति। तो ये 5 चीज याद रखना, इतना में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्चुअल में आपसे पूछा जाएगा कितना नंबर में, या तो आपसे 8 नंबर में भी, क्योंकि पिछले साल नहीं पूछा गया था, ठीक है, पिछले बार गणितज्ञों से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर इस साल पूछता है, तो अगर आपके पास ऑप्शन रहता है, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहां पे अगर आपको एक ऑप्शन में लिखने को मिलेगा इनके बारे में या जो गणितज्ञ है, तो आप गणितज्ञ वाले को लिखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका टाइम कम लगेगा, कैलकुलेशन में गलती होने का चांसेस कम रहेगा। हो सकता है कि उसमें आप 10 में 10 पाएं, ठीक है, अगर 10 वाले क्वेश्चन को बनाते हैं तो हो सकता है कि आप उसमें 10 में 10 पाएं, लेकिन इसमें आपको 7 तो मिलेगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसमें 7 नंबर 100% मिलेगा, ठीक है, लेकिन वहां पे गलती होने का चांस ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको गलती होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये इसको अच्छे से याद करके जाएंगे, प्रिपेयर करके जाएंगे। केवल 5 है, हर साल पूछा जाता है, पिछले साल नहीं पूछा गया था, मतलब इस साल 100% पूछा जाएगा, ठीक है, इस साल 100% पूछा जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है और इसको आपको लिखना ही है, ठीक। देखो, और एकदम मैं बढ़िया से ट्रिक से बता रहा हूँ ना, ट्रिक इन द सेंस ये सब चीजें आपको याद हो जाएगा, विजुअलाइज होगा कि किस तरीके से हमने पढ़ा था। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको विजुअलाइज होगा, और इससे आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और देखना, नहीं भूलोगे। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप किसी और को प्रोवाइड मत करना, ये केवल आपके लिए रहेगा, ठीक है। ग्रुप में मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, ये केवल आपके लिए रहेगा, आप किसी और को शेयर नहीं करेंगे, आप अपना याद करेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। भगवान सबका भला करे, शुरुआत हमसे करे, ऐसा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक याद हो गया होगा 100%। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब इनके द्वारा ना एक बीजगणित के सूत्र और स्मरण सूत्र दिया गया था, ठीक है। जैसे बीजगणित में इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कुट्टक विधि। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कुट्टक विधि, ठीक है। तो कुट्टक विधि में क्या है, अब ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 2 या 4 नंबर में, ठीक है, डायरेक्ट आपसे 2 या 4 नंबर में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट के कुट्टक विधि के बारे में आप बताएं, ठीक है, आर्यभट्ट के कुट्टक विधि के बारे में आप बताएं। क्योंकि देखो 2023 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 10 में 4 और एक 2 नंबर। तो ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें सीधा सीधा पूछ लिया गया था रामानुजनाचार्य, ठीक है, रामानुजनाचार्य के जो क्या बोलते हैं उसको, 1729 वाला जो क्वेश्चन था, मैजिक नंबर बोलते हैं उसको, ठीक है, मैजिक नंबर बोलते हैं। तो रामानुजन अटकल, ठीक है, रामानुजन अटकल के बारे में आप क्या जानते हैं करके ये आपको 2 नंबर में पूछ लिया था। तो हो सकता है कि इस बार या पूछ ले कि कुट्टक विधि क्या है, मतलब आर्यभट्ट के कुट्टक विधि के बारे में आप क्या जानते हैं करके 2 नंबर में अलग से या 4 नंबर में अलग से पूछ ले, या फिर हो सकता है कि उसको इंक्लूड करके पूछ ले, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक। चलो, तो अब देखो इनके कुट्टक विधि के बारे में हम लोग देखते हैं।
कुट्टक विधि में इन्होंने क्या बताया है, तो बस याद रखना ये पहला बात, अनिश्चित समीकरणों को हल करने के लिए, ठीक है, अनिश्चित समीकरणों को हल करने के लिए, तो देखिएगा आर्यभट्ट द्वारा अनिश्चित समीकरणों को हल करने के लिए एक विधि दिया गया था, क्या लिखे हैं, अटकल, हाँ रामानुजन अटकल, ठीक है वही, तो क्या बोलते हैं कुट्टक विधि, तो अनिश्चित समीकरणों को हल करने के लिए, ठीक है, इनके द्वारा एक विधि दिया गया था जिसको क्या बोलते हैं, कुट्टक विधि बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसी में क्या करते हैं, जैसे घनों और वर्गों की श्रेणी के रोचक परिणाम, ठीक है। अब इसी में इन्होंने बताया था, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे करते जाते हैं, और ऐसी n संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, ये हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं n+1 to n+1/6, ठीक है, n+1 to n+1/6, ये क्या करते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यही पढ़ते हैं ना, समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर के समेशन है, समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सभी जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, n+1, ठीक है, क्या होता है आपका n+1 to n+1/6, किनके द्वारा दिया गया था, आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। वैसे ही घनों के लिए, ठीक है, घनों के लिए, ठीक है, वैसे ही घनों के लिए भी दिया गया था, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। वॉइस रिपीट हो रहा है, वॉइस रिपीट हो रहा है क्या, कि मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए, अब क्लियर है क्या, कि अभी भी रिपीट हो रहा है, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, तो ये समझ आ गया, तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है, तो 5-6 चीजें याद रखनी है आपको। पहला क्या याद रखना है आर्यभट्ट के बारे में, पहला स्थानीय मान प्रणाली में क्या किया था, 10 के घात के रूप में शून्य का एक स्थान धारक के रूप में प्रयोग, ठीक है। दूसरा क्या चीज याद रखा था, पहला में 0 था, दूसरा में पाई, ठीक है, तो पाई का मान क्या बताया था, 3.1416, जो 5 अंकों तक क्या था, एकदम सटीक था। फिर तीसरा क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंब 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये बताया था। फिर तीसरा क्या देखे थे हम लोग, फिर तीसरा क्या बताया गया था, क्या दिख रहा है आपको, साइन, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन का नाम क्या बताया था, अर्धज्या, ठीक है, साइन का नाम क्या बताया था, अर्धज्या। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, फिर उसके बाद एबेकस देखे थे, तो एबेकस में हम लोगों ने क्या याद किया था, एबेकस से, ठीक है, एबेकस से क्या याद रखे थे, तो स्थानीय मान प्रणाली का प्रयोग तो पहले ही देख लिए थे, तो दशमलव प्रणाली, ठीक है। इसके बाद क्या देखे थे, दशमलव प्रणाली का विकास, ठीक, और 10 की घात 11, ठीक है, 10 की घात 11 तक को बोलने की एक नई पद्धति बताई थी, ठीक है। उसके बाद क्या देखे हम लोगों ने, कुटक नंबर, तो कुटक नंबर किस लिए है, तो कुटक नंबर अनिश्चित समीकरणों को हल करने की एक विधि थी, ठीक है, अनिश्चित समीकरणों को हल करने के लिए एक विधि बताई गई थी। फिर उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, कि इन्होंने वर्गों और घनों की श्रेणी के लिए रोचक परिणाम बताए, तो इन्होंने ही बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो ये 7 चीज आपको याद रखना है, ठीक है, 7 चीज याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए कुछ ये है, आर्य ने सूर्य की रोशनी में, ठीक है, अगर ट्रिक व्रिक को याद रखना है तो खैर मैं उतना ट्रिक व्रिक फॉलो नहीं करता हूं, ठीक है, तो आर्य ने सूर्य की रोशनी में शून्य और पाई की खोज की, और त्रिकोण का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिकोण का क्षेत्रफल निकाला, ठीक, तो कुछ चीजें इससे याद हो जाएगी, ठीक है। सूर्य से क्या याद रखना है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट से 2 चीज, उनके किताब का नाम याद हो गया, आर्यभट्ट सिद्धांतम और सूर्य सिद्धांतम, ठीक है, और उसके बाद क्या था उनका, आर्यभट्टियम, ठीक है, ये 3 उनकी किताब थी। ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका किसके बारे में, आर्यभट्ट के बारे में, याद हो गया। मेन उद्देश्य है याद करना, यहां से पढ़ने के बाद सिर्फ आपको एक बार देखना है और वो याद होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ आपको अब देखना है और याद होना चाहिए, पूरा विजुअलाइज होना चाहिए,
ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। क्या हो रहा है, रीज्वाइन की तो क्लियर, हाँ हाँ ठीक है ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग इनके बारे में, वराह मिहिर के बारे में। ठीक है, अब किसके बारे में देखते हैं हम लोग, वराह मिहिर के बारे में। ये देखो ये कौन है, वराह मिहिर है, ऐसे राजा महाराजा टाइप से दिख रहे हैं। ठीक है, वराह मिहिर ये भी कौन थे, ये गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल के 9 रत्नों में से एक थे। पहली बात तो यही याद रखना है कि ये गुप्त काल के 9 रत्नों में से एक थे। अच्छा, तो 9 रत्न किनके 9 रत्न, ठीक है, किसके थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, उज्जैन क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, उज्जैन में अगर जाओगे, उज्जैन मंदिर, उज्जैन घूमने, तो वहाँ एक सभा है, वहाँ पे राजा विक्रमादित्य और उनके 9 रत्नों का ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो उनके 9 रत्नों में से एक थे। तो वराह मिहिर क्या थे, गुप्त काल के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 499 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 499 ईस्वी में। कहाँ हुआ था आपका, गुप्त काल में, और उज्जैन में हुआ था। ठीक है, और उज्जैन में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 589। ठीक है, कब हो गई थी, 587 है। ठीक है, थोड़ा हिंदी वाला मेरे को भी समझ नहीं आता है, 587। ठीक है, 587 में। ठीक, तो ये लगभग 88 साल जिंदा रहे थे। ठीक है, ये थोड़ा सा 88 साल जिंदा रहे थे। अब देखो इनके पिता कौन थे, तो आदित्य दास, बंडू बाबू अठावले। ठीक है, वो कौन थे, बंडू बाबू अठावले आर्यभट्ट के थे। और ये कौन है, आदित्य दास। आदित्य दास किनके हैं, वराह मिहिर के। ठीक है, इनके माता का नाम खोजा नहीं मिला। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यही था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न थे। अब इनकी रचनाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इनकी चारों रचना को याद रखना। एक बार 2 नंबर में इनकी 4 रचनाओं को पूछ लिया था। ठीक है, इनके जो 4 रचनाएं हैं, जैसे पंच सिद्धांतम, वृहत संहिता, वृहत जातक और लघु जातक, एकदम सिंपल सा है। पंच सिद्धांतिका, ठीक है, वृहत जातक, लघु जातक और वृहत संहिता। ठीक है, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, वृहत जातक, लघु जातक, वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक। ठीक है, ये तो ऐसी है, बढ़िया, वृहत संहिता, वृहत जातक, वृहत के बाद फिर लघु जातक। तो ये दोनों तो ऐसे याद हो जाएगा, वृहत जातक, लघु जातक। फिर उसके बाद क्या है आपका, उसी बृहत से याद रख लेना वृहत संहिता, और एक याद रखना पंच सिद्धांतिका। ठीक है, एक याद रखना क्या, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किनके बारे में पढ़ा, वराह मिहिर के बारे में। अब देखते हैं इनका गणित के क्षेत्र में योगदान। ठीक है, इनका गणित के क्षेत्र में योगदान, ज्यादा ही आगे निकल गया क्या, हाँ ठीक है, तो इनका गणित के क्षेत्र में योगदान देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, त्रिकोणमिति और इत्र का परगणित। ठीक है, इन्होंने एक, इनका याद रखना, एक तो त्रिकोणमिति के क्षेत्र में योगदान, ठीक है, और इत्र का गणित। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमिति के मूल सूत्र, ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, वैसे ही साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस 2/x, ये होता है। ठीक, तो ये कौन बताया था, तो त्रिकोणमिति के मूल सूत्र इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के मूल सूत्र इनके द्वारा दिए गए थे। दूसरा याद रखना, अंक गणित। दूसरा इनका एक किस में याद रखना, एक आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री के जो मूल सूत्र हैं। दूसरा याद रखना अंक गणित। तो इन्होंने क्या बताया, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के बीच बीजगणितीय गुणों का परिभाषा को परिभाषित किया था। ठीक है, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया था। याद करते चलना है ना, कुछ कुछ चीजें रटना भी पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें रट लेंगे, इतना ही लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और क्या बताए थे, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये किनके द्वारा बताया गया था, तो ये बताया गया था आपका वराह मिहिर। ठीक है, और दूसरा याद रखना गणित, अंक गणित। ठीक है, तीसरा याद रखना क्रमचय संचय। ठीक है, क्रमचय संचय, ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन बोलते हैं। तो 16 प्रकार के इत्र द्रव्य से 4 द्रव्यों को मिलाकर, ठीक है, मतलब कोई 16 प्रकार का इत्र है, उसमें से 4 द्रव्यों को मिलाकर
1820, ठीक है 1820। ये क्या है आपका 16 प्रकार के इत्र से 4 प्रकार के द्रव्य को मिलाकर 1820 प्रकार का क्या बनाया जा सकता है, 1820 प्रकार के इत्र बनाने की विधि। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अलग अलग तरीका है ना, तो जैसे क्रमचय होता है तो इसको व्हाइट ले लेता हूं, ठीक है। जैसे ये क्रमचय है, तो अगर कोई 16 प्रकार का है, इसमें से मेरे को अगर 4 प्रकार को निकाल के बनाना है, तो इसको अगर कैसे सॉल्व करते हैं, तो 16 15 ऐसे होते जाता है ना, ये 16 गुणित 15 गुणित 14 गुणित 13, ये 4 बार हो गया। अब इधर आप आगे जाओगे, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। ये किसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसको कॉम्बिनेशन में, ठीक है, कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं ना, संचय में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपका 1820। और ये चीजों को मतलब उन्होंने क्रमचय संचय बोल के नहीं बताया था कि ये क्रमचय संचय होता है करके। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि 16 प्रकार के इत्र हैं, उसमें से अगर मैं अलग अलग 4 प्रकार के इत्रों को लेता हूं, ठीक है, 16 प्रकार के इत्र हैं, उन 16 प्रकार के इत्रों में से 4 इत्र को अलग अलग लेके एक मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं, तो मैं 1820 प्रकार का इत्र बना सकता हूं, जिससे अलग 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 सुगंध आएगा भाई, ठीक है। तो ये इन्होंने पहले ही बता दिया था। तो इनका योगदान याद रखेंगे गणित के क्षेत्र में, ठीक है, याद रख लेंगे। थोड़ा सा ट्रिक हुई, कैसे याद रख लेना थोड़ा बहुत। वराह के पंच वृहत ज्ञान मिला, ठीक है, वराह के पंच से पंच सिद्धांति का, वराह के पंच से वृहत ज्ञान मिला, किसका किसका, इत्र बनाने के तरीके और त्रिकोणमिति के सूत्र। इत्र बनाने के तरीके और त्रिकोणमिति के सूत्र। आप ऐसा टाइटल में त्रिकोणमिति इत्र बनाने का गणित ऐसे लिख के बता देना, और ये वर्तमान के क्रमचय संचय से संबंधित है। तो इतना याद रखना किसके बारे में, वराहमिहिर। सबसे पहले जन्म कब हुआ था उनका, ठीक है, कब हुआ था जन्म, 499। कहाँ हुआ था, गुप्त काल में, उज्जैन में हुआ था, ठीक है। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, विक्रमादित्य पूरा लिखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो लगभग 88 साल जिए थे, तो 587 ईस्वी में, ठीक है। और इनके पापा का नाम क्या था, आदित्यनाथ। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, पंच सिद्धांति का, वृहत जातक, लघु जातक और वृहत संहिता। फिर उनके बाद इनके गणित के क्षेत्र में योगदान देखोगे तो सबसे पहला क्या याद रखना है, त्रिकोणमिति के क्षेत्र में योगदान। त्रिकोणमिति के क्षेत्र में क्या बताया इन्होंने, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का मान बताया। दूसरा याद रखना, साइन एक्स इक्वल टू, या कुछ भी लिखोगे ना, साइन एक्स इक्वल टू कॉस π/2 - 1, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन π/2 - 1। ये एक्चुअल में होता ही है जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे। फिर उसके बाद देखते हैं अंक गणित। तो अंक गणित में क्या बताया इन्होंने, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को, मतलब जो शून्य है और उसके बाद जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, और क्या लिखे हैं, सत्यावती थी, माता सत्यावती थी, ओके ठीक है, माता का भी नाम याद रख लेना, ठीक है, माता सत्यावती, ठीक है। आदित्य दास और माता कौन थी, सत्यावती थी, ठीक। हाँ, आगे आगे और क्या बता रहा था, हाँ, तो इन्होंने एक हो गया आपका अंक गणित, ठीक है। तो अंक गणित में इन्होंने क्या बताया है, तो शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को बीज गणितीय गुणों को परिभाषित किया है, मतलब शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के बीज गणितीय गुणों को परिभाषित किया है, ठीक है। और क्या है आपका क्रमचय संचय वाला वही इत्र हो गया कि 16 प्रकार के इत्र में से किन्हीं 4 प्रकार के इत्र को लेकर 1820 प्रकार से इत्र बना सकते हैं, ठीक है, ये इन्होंने बताया था। और ये वर्तमान के जो आपके क्रमचय संचय विधि है उससे इसकी वैल्यू एकदम सटीक आती है, ठीक। तो मतलब उनको क्रमचय संचय का ज्ञान था, ठीक। तो ये उनका गणित के क्षेत्र में योगदान हो गया, किनका, वराहमिहिर का। एक हम लोगों ने पढ़ लिया आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतम और आर्यभट्ट सिद्धांत। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मगुप्त शून्य के नियम के जनक, ठीक है, शून्य के नियमों के जनक है। देखो इनका जन्म हुआ था 598 में, 598, ठीक है, 598। और ये कहाँ के थे, भीनमाल, ठीक है, कहाँ के थे, भीनमाल राजस्थान, ठीक है, कहाँ के थे ये, भीनमाल राजस्थान के थे।
इनकी मृत्यु हो गई थी 668 ईस्वी में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 668 ईस्वी में। ठीक है, 668 ईस्वी में। इनका जो विशेष है ना, एकदम विशेष कर इनके बारे में जो याद रखना, शून्य के उपयोग के नियम खोजने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने ही शून्य, ठीक है, इन्होंने ही शून्य के उपयोग के नियम खोजे थे। ठीक है, इन्होंने ही शून्य के उपयोग खोजे थे। शून्य के उपयोग के नियम खोजने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, अब वैसे बोलते हैं ना कि शून्य की खोज भारत में हुई, कौन खोजा है? तो ब्रह्मगुप्त खोजा है। ठीक है, तो ये पहले से था, उसका अनुप्रयोग किन्होंने बताया है? ब्रह्मगुप्त ने बताया। ठीक है, इनके जो 2 किताबें हैं वो आप याद रखना, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ठीक है, इनके नाम से ही है ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एक याद रखना आपका, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, और एक याद रखना खंड खाद्यक। ठीक है, एक याद रखना खंड खाद्यक। तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और एक याद रखना है खंड खाद्यक। याद हो गया? ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ था? 598 ईस्वी, भीनमाल राजस्थान। मृत्यु कब हुई? तो 668 ईस्वी में। ठीक है, लगभग ये भी 80 साल जिए थे। 80 नहीं, कितना हो गया? 70 साल। ठीक है, 70 साल की इनकी जिंदगी थी। फिर विशेष क्या था? तो शून्य के उपयोग के नियम खोजने वाले ये प्रथम गणितज्ञ थे। इनकी किताब का नाम है आपका ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और दूसरा खंड खाद्यक। ठीक है, खंड खाद्यक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। अब इनका जो गणित के क्षेत्र में योगदान है, ठीक है, इनका जो गणित के क्षेत्र में योगदान है, तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में अब इनका जो पहला किताब कौन सा था? इनका जो पहला किताब है वो उसका नाम क्या है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में शून्य को एक अलग अंक के रूप में उल्लेखित किया। ठीक है, शून्य को एक अलग अंक के रूप में उल्लेखित किया। फिर उसके बाद देखो, शून्य व ऋणात्मक अंकों के उपयोग के नियम बताए। शून्य और ऋणात्मक अंकों के उपयोग के नियम बताए। तो ये शून्य को याद रखना, शून्य से। ठीक है, शून्य का स्वतंत्र अस्तित्व और चक्रवाल विधि, अभी चक्रवाल विधि बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में शून्य को एक अलग अंक माना। याद रखना, ब्रह्मगुप्त की किताब का नाम क्या है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इसी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में उन्होंने शून्य को एक अलग अंक माना, शून्य और ऋणात्मक अंकों के उपयोग के नियम बताए। ठीक है, याद हो गया? शून्य को अलग अंक माना, किसमें? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में, और शून्य और ऋणात्मक अंकों के उपयोग के नियम बताए। दूसरा, द्विघातीय समीकरणों को हल करने के लिए, जो द्विघातीय समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवाल विधि दी। ठीक है, तो ठीक है, चक्रवाल विधि दी। तो आपसे पूछ सकते हैं चक्रवाल विधि क्या है और किसने दिया है? तो चक्रवाल विधि किसने दिया है? आपका ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने दिया है चक्रवाल विधि। किस लिए दिया है? तो द्विघातीय समीकरणों को हल करने के लिए। ठीक है, द्विघातीय समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवाल विधि। फिर उसके बाद पाई का मान। ठीक, अब देखो, एक हमारे आर्यभट्ट ने बताया था पाई का मान 3.1416। फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने भी पाई का मान बताया, पाई का मान। और इन्होंने पाई के मान को क्या बताया? तो 10 के वर्गमूल। ठीक है, 10 का वर्गमूल होता है बोला। ठीक है, पाई को क्या बोल दिया? पाई के मान को बोल दिया, पाई के मान को बोल दिए कि 10 का वर्गमूल होता है। ठीक है, और अगर हम लोग 10 का वर्गमूल निकालें तो 10 का वर्गमूल क्या होता है आपका? 3.16227766। ठीक, ये इन्होंने बताया, पर उनका ज्यादा सही था आर्यभट्ट का। ठीक है, यहाँ तो यहाँ सीधा 3.1 जो 4 आता है वो सीधा सीधा 6 आ गया है। ठीक, बट याद रखना कि इन्होंने भी पाई का भाई लगभग सही बताया था। एक्चुअल में हम लोग का क्या होता है? 22/7। ठीक है, हम लोग पाई के मान को क्या मान के चलते हैं? 22/7 होता है। ठीक है, पाई के मान को क्या मान के चलते हैं? 22/7 होता है। तो इन्होंने भी बताया पाई का मान, और उन्होंने पाई के मान को 3.1416 बताया। इन्होंने क्या बनाया पाई के मान को? इन्होंने बताया कि 10 का वर्गमूल होता है। ठीक है, किन्होंने? ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया? 10 का वर्गमूल होता है। ठीक, उसके बाद इन्होंने, इनका एक और योगदान था, तो पृथ्वी की इन्होंने परिधि ज्ञात की। ठीक है, पृथ्वी की परिधि ज्ञात की, याद रहेगा, पृथ्वी की परिधि ज्ञात की। तो ये क्या हो गया आपका? अभी और है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सूत्र और स्मरण सूत्र। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सूत्र भी इन्होंने बताया।
ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, मतलब अगर हम लोग कोई वृत्त है, वृत्त में अगर हम लोग कोई वृत्त है उसकी क्या होगी परिधि, मतलब सर्कल का क्या होगा एक सरकमफेरेंस होगा। उस सरकमफेरेंस को टच करते हुआ कोई सा भी हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल बनाते हैं। अब उसके लिए एक कंडीशन होता है कि उसके जो सम्मुख होता है ना, सम्मुख कोण, उसका योग अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे इसका इसका, ठीक है, अगर योग करें और वो 180 मिले, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इस चक्रीय चतुर्भुज के सूत्र और स्मरण सूत्र को किसने बताया था, तो ब्रह्मगुप्त ने। चक्रीय चतुर्भुज के स्मरण सूत्र को किसने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। क्या बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसी को क्या बोलते हैं एक सन्निकट सूत्र और यथावत सूत्र, ठीक है। एक क्या दिया आपका सन्निकट सूत्र, ठीक है, सन्निकट सूत्र। इसमें उन्होंने अप्रोक्सीमेट एरिया बताता है किसका, इसका एरिया बताने के लिए क्या बोलते हैं कि इसका एरिया क्या होता है आपका दो भुजा, जैसे ए और सी जो आपस जो सम्मुख है ना, सम्मुख है, तो ए प्लस सी बाई क्या हो जाएगा 2, ए प्लस बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा ये दोनों भुजा बी प्लस डी बाई 2। ये उन्होंने अपने सन्निकट सूत्र में बताया कि इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने किस लिए बताया, सन्निकट सूत्र में क्या बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के एरिया उसके क्षेत्रफल बताने के लिए एक सूत्र दिया, जिसको मतलब जो चक्रीय चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं इसीलिए उसको सन्निकट बोलते हैं, ठीक है, सन्निकट सूत्र। तो ए प्लस सी, इसको आप बनाना भी ना, जब अगर इनके बारे में पूछे और एक चक्रीय चतुर्भुज पर इनके योगदान को बताओगे तो ऐसे करके ये वाला डायग्राम को बनाना, फिर उसके बाद आप बताना कि इन्होंने सन्निकट सूत्र दिया था a प्लस सी बाई 2 इंटू, वैसे हम लोग अगर चतुर्भुज की क्षेत्रफल पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन ये मतलब अगर वर्ग का ले लें आयत का ले लें, लेकिन ये ऐसा चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं सब क्या है अलग अलग है, अलग अलग साइज के है, तो उसके लिए सन्निकट सूत्र से हम लोग क्या करते हैं उसका एरिया निकालते हैं। और उसका एरिया निकालने के लिए कौन सा सन्निकट सूत्र बताया किन्हों के द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। क्या होता है कि दोनों सम्मुख भुजाओं का औसत गुणित दो अन्य सम्मुख भुजाओं का औसत, ये सम्मुख भुजाओं का औसत और इन सम्मुख भुजाओं का औसत का गुणनखंड, मतलब इनका औसत बोला जाए तो a प्लस सी बाई 2 बी प्लस डी बाई 2 का पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट एरिया क्या होता है, एग्जैक्ट ये बोलते तथा क्या ले यथा तथ सूत्र, ठीक है, एग्जैक्ट उसका एरिया निकालना है। तो एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसका परिमाप का आधा निकालते हैं। इसका जो परिमाप है, जैसे इसका जो परिमाप निकालेंगे पेरिफेरल निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 उसके पेरिफेरल का आधा निकालेंगे और इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसके पेरिफेरल के आधा को एस से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा और एस माइनस चौथी भुजा। उससे क्या मिल जाता है एग्जैक्ट एरिया मिल जाता है, ठीक है, उससे एग्जैक्ट मिल जाता है। और ये सारी चीजें किसने बताया है आपका ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है, ये सारी चीजें किसने बताया है आपका ब्रह्मगुप्त ने। याद हुआ, ठीक। तो ब्रह्मगुप्त के बारे में क्या क्या पढ़े हैं, ऑफलाइन रहते तो तुरंत पूछता, सट से याद हो जाया रहता। ऑनलाइन में लिखने के लिए बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो यहां तक याद हो गया होगा, एक बार देख लो क्या क्या पढ़े हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो शून्य के नियम के जनक थे, यही जन्म हुआ था 598 में भीनमाल राजस्थान, मृत्यु हो गई आपका 668 ईस्वी में। और विशेष क्या था, तो शून्य के उपयोग को खोजने वाले ये प्रथम गणितज्ञ थे। इनके पुस्तक का नाम क्या था आपका ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इन्होंने शून्य मतलब इनके जो एक किताब का क्या नाम था उसका ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ठीक है, क्या नाम था इनके किताब का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इसी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में उन्होंने शून्य को एक अलग अंक माना, शून्य और ऋणात्मक अंकों के उपयोग का एक नया नियम बताया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक चक्रवाल विधि दी, चक्रवाल विधि में क्या दिया आपका द्विघातीय समीकरणों को हल करने की विधि दी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने पाई का मान बताया, पाई के मान को क्या बताया 10 का वर्गमूल होता है, पाई के मान को क्या बताया 10 का वर्गमूल होता है। इन्होंने ही पृथ्वी की परिधि भी ज्ञात की थी,
पृथ्वी की परिधि भी इन्होंने ही ज्ञात की थी। उसके बाद इन्होंने क्या दिया, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय, इन्होंने फिर उसके बाद क्या दिया आपका, चक्रीय चतुर्भुज पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान था इनका। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज का क्या बताया, एरिया बताया। एक तो उन्होंने सन्निकट सूत्र से बताया कि लगभग लगभग इतना एरिया आएगा करके, और एक एग्जैक्ट बताया, ठीक है, एक एग्जैक्ट एरिया। तो उसका जो अप्रोक्सीमेट एरिया है, अप्रोक्सीमेट एरिया निकालने के लिए a+c/2 इंटू b+c/2। फिर उसके बाद एकदम एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए सबसे पहले उन्होंने परिमाप निकाल दिया, सभी का परिमाप निकाले, फिर परिमाप का आधा किए, उस परिमाप के आधा को रूट करके सभी भुजाओं से सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, ये आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, ये एग्जैक्ट एरिया का, और ये आपका अप्रोक्सीमेट एरिया के लिए, ठीक है। ये किन्होंने बताया, ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मा ने शून्य के नियम बताए, चतुर्भुज का चक्र, तो चक्र से याद रखना चक्रवाल और चक्रीय चतुर्भुज, कुछ कुछ चीजें याद रख लेना। फिर पाई का मान भी बताया था, ठीक। तो ट्रिक को छोड़ो, सीधा क्या करो, याद रखो। अब भाई कुछ छोटा छोटा तो एकदम कम कम बता रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा नहीं है, और कम कम इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास जगह भी नहीं है। 10-20 इतना सारा लंबा पढ़ लोगे तो क्या ही कर लोगे, लिखने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। इतना में आप लिख लोगे, आपको अगर 8 नंबर में आता है तो 100% है कि 5 से 6 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है, और उतना बहुत है, ठीक है, 8 नंबर में। क्योंकि कोई बहुत भी अच्छा लिखेगा, एकदम एग्जैक्ट, जगह भी तो रहना चाहिए लिखने के लिए, पूरा भर भर के हर चीज को डाल देगा, तो भी 6 से ज्यादा नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी को ऐसे वाले क्वेश्चंस में पूरा नंबर नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ काट लेते हैं, जहाँ पे आप थ्योरी व्योरी लिखते देखे ही है, इतना एग्जाम तो लिख ही चुके हैं मेंस वेंस का, तो आपको पता ही होगा कि पूरा नंबर सिर्फ गणित के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मिलते हैं, और इन सब में थोड़ा बहुत एक आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर तक काट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखोगे, एग्जैक्ट आपको नंबर मिलेगा, पूरा जगह है, इस तरीके से बनाओगे। अगर इसमें आ गया चक्री चतुर्भुज, ऐसा डायग्राम बता के ये सब चीज़ों को लिखोगे तो कैसे नंबर काटेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट हो गए, ठीक है, वराहमिहिर हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए। अब उसके बाद आते हैं हमारे भास्कराचार्य, ठीक। उसके बाद कौन आते हैं, भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य का जन्म कब हुआ था, तो 1114 में, ठीक है। कहाँ हुआ था, विज क्या लिखा है, विजडीविड, महाराष्ट्र में, विजडीविड, ठीक है, विजडविड, कहाँ हुआ था भास्कराचार्य का जन्म, विजडविड में। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1185 में, ठीक है, 1185 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। इनका जो एक रचना है, ठीक है, इनकी एक ही रचना है, उसमें 4 अध्याय है, वो अपने को याद रखना है, ठीक है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि, याद हो गया। भास्कराचार्य की एक रचना है सिद्धांत शिरोमणि, इसमें ना 4 अध्याय है या 4 भाग में बांटा गया। इस सिद्धांत शिरोमणि को 4 अध्याय या 4 भागों में बांटा गया है। तो भास्कराचार्य के 4 अध्याय याद हो गए, अभी याद कराएंगे, ठीक है। यहां तक तो याद हो गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इनका जो सिद्धांत शिरोमणि है, इनकी किताब का नाम क्या है, सिद्धांत शिरोमणि। मैं अब इसी से ही आपको इनके जो गणित के क्षेत्र में योगदान है वो सबको बता दूंगा, ठीक है। इनके 4 अध्याय हैं, उन चारों अध्याय में उन्होंने क्या क्या बताया है, यही उनके गणित के क्षेत्र में योगदान था, ठीक है। तो सबसे पहले बताना कि जो भास्कराचार्य का किताब का क्या नाम था, सिद्धांत शिरोमणि। इस सिद्धांत शिरोमणि में उनके 4 अध्याय थे। एक अध्याय का नाम था लीलावती, एक अध्याय का नाम क्या है, लीलावती। एक अध्याय का नाम क्या है, बीजगणित, ठीक है, एक अध्याय का नाम क्या है, बीजगणित। एक अध्याय का नाम क्या है, ग्रह गणित, और एक का क्या नाम है, गोलाध्याय, ठीक। तो एक लीलावती, बीजगणित और गोलाध्याय और ग्रह गणित, ठीक है। 4 याद हो गया। सबसे पहले इसको याद करो, इनके 4 किताबों को याद करो। सिद्धांत शिरोमणि के 4 स्तंभ है या 4 किताब है। इस 4 किताब में आपको याद रखना है, एक लीलावती, दूसरा बीजगणित अध्याय, तीसरा गोल गणित अध्याय, चौथा ग्रह गणित अध्याय। अब इन्हीं अध्याय से इनके गणित के क्षेत्र में अपन योगदान को पढ़ते हैं, ठीक है। इन्हीं अध्यायों से इनके गणित के क्षेत्र में योगदान को याद करते हैं। देखो तो लीलावती में इन्होंने क्या क्या बताया है, ठीक है। लीलावती में इनके द्वारा क्या क्या बताया गया है, तो अंक गणित, ठीक है, एक याद रखना, अंक गणित, दूसरा ज्यामिति,
तीसरा क्षेत्रमिति का विचार किया। ठीक है, इन्हीं में लीलावती में अंकगणित, ज्यामिति और क्षेत्रमिति का विचार किया। मैं आपको नोट्स और प्रोवाइड कर दूंगा ना, उसको एक बार और देख लेना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट है, बट इतना ही लिखने के लिए आपके पास जगह है, इससे ज्यादा जगह नहीं है। ठीक है, तो लीलावती में इन्होंने अंकगणित और ज्यामिति और क्षेत्रमिति के बारे में बताया। फिर उसके बाद इनका क्या है, बीजगणित। अगला इनका किताब कौन सा है, बीजगणित अध्याय। इसमें अब बीजगणित है तो बीजगणित के व अनिश्चित समीकरणों का हल। ठीक है, बीजगणित में क्या बताए, बीजगणित व अनिश्चित समीकरणों का हल, बीजगणित और अनिश्चित समीकरणों का हल करना बताया। फिर उसके बाद ग्रह गणित अध्याय, तो ग्रह गणित अध्याय में क्या बताए, ग्रहों की गति का सही आकलन किया। ठीक है, ग्रहों की गति का, ग्रह गणित में क्या, ग्रहों की गति का सही आकलन भास्कराचार्य ने किया, ग्रहों की गति का सही आकलन। और गोल गणित में तो गोलार्ध का क्षेत्र व आयतन इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताया उन्होंने, समाकलन गणित, मतलब इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो गोलार्ध का क्षेत्र और उसका आयतन, गोलार्ध मतलब समझ रहे हो ना, ये आपका पूरा गोला है। अगर 3D में होगा तो ये पूरा गोला है, और इसको इस तरीके से ये क्या होता है, उसका आधा गोला होता है गोलार्ध। तो इस गोलार्ध का क्षेत्र और उसका क्या बोलते हैं, आयतन, इन्होंने बताया। तो इन्होंने गोल अध्याय में। ठीक है, तो गोल अध्याय में क्या क्या बताया है, एक बीजगणित अध्याय में बीजगणित और अनिश्चित समीकरणों को हल करना बताया। ठीक है, लीलावती में उन्होंने क्या क्या बताया है, आपका अंकगणित, ज्यामिति और क्षेत्रमिति पर विचार है। लीलावती में क्या है, अंकगणित, ज्यामिति और क्षेत्रमिति पर विचार है। ठीक है, और बीजगणित में क्या है, बीजगणित में है आपका बीजगणित और अनिश्चित समीकरणों को हल करना। ग्रह गणित में क्या बताया, या ग्रह अध्याय में इन्होंने क्या बताया है, तो ग्रह अध्याय में इन्होंने ग्रहों की गति का सही आकलन करके बताया। और गोलार्ध में क्या किया है, गोल अध्याय में क्या किया है, तो गोलार्ध का क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए समाकलन विधि। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक, तो ये किनके है, भास्कराचार्य। ठीक है, देखो अनंत की खोज और स्मरण सूत्र, अब ये भी उनका ही है ना, भास्कराचार्य का। ठीक है, अनंत की अवधारणा, तो किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर अनंत आता है। ठीक, किसी भी संख्या को शून्य से भाग दूंगा, मैं अगर 10 को 0 से डिवाइड करूंगा तो अनंत ही मिलेगा। अगर मैं कोई भी संख्या ले लूं, 1 2 3 4 डैश 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 कुछ भी n तक जाऊं, अगर मैं इसको 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये किन्होंने बताया है, ये साइन याद रखना इन्फिनिटी का। ठीक, ये इन्फिनिटी का साइन याद रखना। तो अनंत की अवधारणा, तो किसी भी संख्या को अगर मैं शून्य से भाग देता हूं तो क्या आएगा, अनंत आती है। ठीक है, दूसरा इनका एक चैप्टर का क्या नाम था, गोलाध्याय। ठीक है, गोलाध्याय में साइन की उत्पत्ति, गोलाध्याय में ज्या उत्पत्ति, तो इन्होंने ही बताया था कौन सा आपका, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस क्या होता है आपका, साइन b इंटू कॉस ए। तो ये वाला फॉर्मूला को गोल अध्याय में, ठीक है, गोल अध्याय में कौन बताए थे आपका, तो गोल अध्याय में बता दिया था आपका भास्कराचार्य। ठीक है, गोल अध्याय में किसके द्वारा ये बताया गया है, भास्कराचार्य के द्वारा। ठीक, अब देखो इन्होंने फिर एक और भी है जो द्विघातीय समीकरण के मूल निकालने का सूत्र दिया था। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का सूत्र दिया, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का सूत्र दिया। तो हमने 4 अध्याय से इनके 4 गणित के क्षेत्र में योगदान को देखा और 3 अलग से देखा, तो टोटल कितने हो गए इनके 7। अब ये 7 लाइन में लिख पाओगे क्या, आपके पास उतना जगह है भाई, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 12 लाइन रहेगा, तो 12 लाइन में हर लाइन में अगर 2-2 लिखोगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा चित्र वित्र बनाओगे, फार्मूला बनाओगे तो इतना इनफ रहता है, इससे ज्यादा आपके पास जगह नहीं रहता है। ठीक है, तो बहुत सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना सब चीज को याद रखना, इतना से आपका 10 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो 100% आपका
हो जाएगा इतना से। उस 10 में आप 8 नंबर से कम नहीं पाओगे अगर इतना चीज़ों को एकदम एग्जैक्ट लिख देते हो तो, क्योंकि चेक करने वाला भी जानेगा कि हाँ इसने सही से पढ़ा है और इसको सही मालूम है। इतना सब चीज़ों को अगर लिख दोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का भास्कराचार्य के बारे में। ठीक, तो भास्कराचार्य के बारे में क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1414 में। कहाँ हुआ था, तो विजिडिम, क्या नाम था एकदम, विजिडिम ऐसा करके, महाराष्ट्र में एक जगह है। ठीक है, विजिडिम करके। ठीक, और इनका मृत्यु कब हो गया था, तो 1485 ईस्वी में। ठीक है, 1485 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। इनकी जो एक किताब है जो बहुत फेमस है वो क्या है, सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य का जो किताब है उसका नाम क्या है, सिद्धांत शिरोमणि। ये सिद्धांत शिरोमणि में 4 अध्याय या 4 भाग हैं। 4 अध्याय का नाम क्या क्या है, एक है लीलावती, दूसरा है बीजगणित अध्याय, तीसरा है ग्रह गणित अध्याय और चौथा क्या है आपका गोल अध्याय। ठीक है, जिसमें बीजगणित अध्याय पहला क्या था आपका लीलावती। तो लीलावती में 3 चीजें बताया उन्होंने, पहला अंक गणित, दूसरा क्षेत्रमिति और तीसरा ज्यामिति पर विचार किया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या पढ़े हम लोगों ने, बीजगणित। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े, बीजगणित अध्याय। ठीक है, बीजगणित अध्याय में क्या था, बीजगणित अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो बीजगणित व अनिश्चित समीकरणों का हल। ठीक है, बीजगणित अध्याय में बीजगणित व अनिश्चित समीकरणों का हल। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद ग्रह गणित। तो ग्रह गणित या ग्रह गणित अध्याय में क्या हम लोगों ने पढ़ा, तो ग्रहों की गति का सही सही अनुमान, ग्रहों की गति का सही सही अनुमान लगाया या सही सही बताया। ठीक, उसके बाद देखते हैं गोलाध्याय। ठीक है, गोल अध्याय 4 अध्याय था तो ऐसे याद रखना। ठीक है, लीलावती अध्याय, बीजगणित अध्याय, ग्रह गणित अध्याय, गोल अध्याय। ठीक है, तो गोल अध्याय में उन्होंने क्या बताया, तो गोलार्ध के क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए जो समाकलन विधि है। ठीक, ये किसके द्वारा बताया गया था, भास्कराचार्य के द्वारा बताया गया था। भास्कराचार्य के द्वारा ही और बताया गया था किसके बारे में, किसी भी संख्या को अगर हम लोग शून्य से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आएगा। किसी भी संख्या को हम लोग शून्य से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आएगा, इसके बारे में इनके द्वारा बताया गया था। फिर उसके बाद उन्हीं का किताब कौन सा है आपका, गोल अध्याय में ज्या उत्पत्ति। तो ज्या के लिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, इसके बारे में बताया। और फिर द्विघातीय समीकरणों के मूल, ठीक है, द्विघातीय समीकरणों के मूल निकालने का सूत्र दिया था। ठीक, तो ये हो गया आपका भास्कराचार्य। आगे देखते हैं हम लोग, हमारे सबसे महान गणितज्ञ 22 दिसंबर को इनका जन्म आता है और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, गणित दिवस, क्योंकि ये महान मैथमेटिशियन थे। ठीक है, महान गणितज्ञ थे, इसीलिए मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो इनके जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को। और साथ ही तमिलनाडु सरकार इसको आईटी डे भी घोषित किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डे, लेकिन वो किसने किया है, आपका तमिलनाडु सरकार ने किया है। और भारत सरकार की तरफ से इस दिन क्या मनाया जाता है, भारतीय गणित दिवस या अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था। 22 दिसंबर को किनका जन्म हुआ था, तो श्रीनिवास रामानुजन आचार्य। ठीक है, 22 दिसंबर 1887। ठीक है, 22 दिसंबर 1887, 22 दिसंबर 1887 को कहाँ हुआ था, इरोड। कहाँ हुआ था, इरोड। इरोड कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। और एकदम कम उम्र में 26 अप्रैल 1920। ठीक है, 26 अप्रैल 1920, 26 अप्रैल 1920। देखो एकदम कम, लगभग 33 साल जिंदा रहे। ठीक है, और जिंदा रहते तो गणित के क्षेत्र में और क्या क्या योगदान देते। ठीक, तो देखो इनका पिता का नाम क्या था, श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, इनके पिता का नाम था श्रीनिवास अयंगर। तो ये याद रखिएगा, श्रीनिवास रामन आचार्य के रामानुजन आचार्य, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन, आचार्य निकलता है मुंह से। ठीक, तो ये थोड़ा सा उनका परिचय हो गया। अब इनके गणित के क्षेत्र में योगदान को देखते हैं। ठीक है, गणित के क्षेत्र में इनका योगदान देखते हैं। देखो इन्होंने एक तो बस याद रखना, समीकरणों को ना हल करने के लिए
ठीक है, इनके पास कोई भी समीकरण है, उसको हल करने के लिए 39,000 विधि था, सॉरी 3900 समीकरणों का एक महासागर था। मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए 2900 समीकरणों का इनके पास महासागर था। ठीक, तो एक ये याद रखिएगा, 2900 समीकरणों का महासागर। ठीक, दूसरा याद रखिएगा ये सूत्र और समीकरण, अच्छा यही है उसके बारे में। ठीक है, सूत्र और समीकरण, तो कुल 39 है ना, 29 निकल रहा है, इसको बोलते हैं 3900। ठीक है, 3900 समीकरणों व सर्व समीकाओं के परिणामों का संकलन था। मतलब इतने सारे समीकरण और सर्व समीकाएं थे, उनको हल के उन्होंने संकलित करके रखा था। कितने? लगभग 3900, 3900। ठीक है, 3900 क्या बोलते हैं आपका समीकरण और सर्व समीकाओं को हल करके इन्होंने रखा था। ठीक, तो समीकरणों व सर्व समीकाओं के परिणामों का संकलन था। अब देखो, इन्होंने भी पाई का मान ज्ञात करने के लिए नया सूत्र दिया था। ठीक है, पाई का मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने द्वारा एक नया सूत्र दिया गया। ठीक है, भले वो एग्जैक्ट नहीं था। ठीक, तो ये याद रखना, पाई वाले 3 लोग को याद रखना। पहले कौन थे? आर्यभट्ट, दूसरे ब्रह्मगुप्त। ठीक, आर्यभट्ट, फिर ब्रह्मगुप्त, और तीसरे एक और व्यक्ति आ गए, रामानुजाचार्य। तो इन्होंने पाई का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया। ठीक, अब देखो इनका जो मेन चीज है ये याद रखना, खेल सिद्धांत। ठीक है, खेल सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है अलग से। ठीक है, खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी, तो कितना है ये? 1910। ठीक है, ओ इसको कैसे मिटा दे रहा है? ठीक है, तो सूत्र और समीकरण, तो इनके पास 3900 समीकरणों व सर्व समीकाओं के परिणामों का संकलन था। दूसरा, इन्होंने पाई का मान ज्ञात करने के लिए एक नया तरीका बताया था, एक नया सूत्र दिया था। फिर उसके बाद देखिए खेल सिद्धांत। खेल सिद्धांत में क्या किया इन्होंने? 1910। ठीक है, 1910 में, ये ईयर है ना 1910 में, ये चुनौती लिखना चाह रहा था, चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है, इन्होंने चुनौतीपूर्ण, क्या बोलते हैं, चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं के समाधान के लिए खेल सिद्धांत दिया था। ठीक है, चुनौतीपूर्ण गणित समस्याओं के समाधान के लिए खेल सिद्धांत दिया था। फिर जो आता है वो है आपका रामानुजन अटकल। ठीक है, रामानुजन अटकल, ये इन्होंने कब दिया था? ये कब पूछा था? 2023 में ये 2 नंबर में पूछ चुका है, रामानुजन अटकल। ठीक है, तो रामानुजन अटकल ये कब दिया था इनके द्वारा? तो 1916 में। ठीक है, 1916 में। ठीक, अब 1916 में, और ये नंबर कौन सा था? 1729। ये याद रखना, ये इनका गणित के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान है। कौन सा आपका? रामानुजन अटकल। और ये नंबर कौन सा है? 1729। क्या है आपका? 1729। इसको याद रखना, 1729। ठीक है, 1729। ये 1729, मतलब इसके पीछे ना कहानी था। कहानी क्या था कि एक बार रामानुजाचार्य क्या होते, थोड़ा बीमार रहते तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ठीक है, जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनसे मिलने के लिए उनके सर जाते हैं, मतलब जहाँ प्रोफेसर थे वो जाते हैं, और बोलते हैं कि वो मतलब गाड़ी से जाते रहते हैं और हॉस्पिटल में जाके थोड़ा निराश बैठे रहते, क्या हुआ? मैं बोलता है आज आया तो एक टैक्सी में बैठ के आया, उसका नंबर 1729 था। तो थोड़ा निराश होकर बताते हैं, तो बोलते हैं कि अरे ये तो बढ़िया इंटरेस्टिंग नंबर है। बोलते हैं रामानुजाचार्य, रामानुजन क्या बोलते हैं? श्रीनिवास रामानुजन बोलते हैं कि नहीं ये तो बढ़िया इंटरेस्टिंग नंबर है, इंटरेस्टिंग नंबर है। और फिर बताते हैं उसके चीज, क्या बताते हैं कि 1729 है, 1729 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, 1729 सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 1729
वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जाता है। जैसे इन्होंने क्या बताया, उसमें एक बताया आपका 10 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। ठीक है, 10 का क्यूब कितना होगा, 1000 होगा 7 में, और ये क्या है आपका 9 का क्यूब। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729। ठीक है, 9 का क्यूब क्या होता है आपका 729। इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1729। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1729। 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब 1000 प्लस 729 कितना आया, ये 1729। ठीक है, 1729। वैसे ही एक और संख्या बताया, और एक क्या है आपका एक है आपका 12 का क्यूब। 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है आपका 1728, और 1 का क्यूब होता है 1, तो ये कितना आ गया आपका 1729। तो इस चीजों को उन्होंने बताया था, यही क्या था आपका रामानुजन अटकल। ठीक है, रामानुजन अटकल। ठीक, तो इन्होंने बताया कि 1729 एक जादुई नंबर है, मतलब यह वह छोटी से छोटी संख्या है जिस, मतलब यह वह छोटी संख्या है, मतलब यह सबसे छोटी संख्या है बोलना। 1729 सबसे छोटी संख्या है जिसे, ठीक है, 1729 क्या है आपका छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, 1729 वह या सबसे छोटी संख्या है जिसको दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये हम लोग का पूरा क्या हो गया आपका, जितने भी मैथमेटिशियन थे उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उसको मैंने बता दिया। ठीक, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। शून्य से अनंत तक हमारी विरासत, ट्रिग्नोमेट्री से लेकर जादुई संख्याओं तक भारतीय गणितज्ञों ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस स्वर्णिम इतिहास को याद रखें और आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, सबकी किताबें याद रखिएगा, किताबों से भी क्वेश्चन पूछ देता है 2-2 नंबर में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो, ये हम लोगों ने पूरा चीजों को पढ़ लिया।